फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। किसान आंदोलन के 10 महीने और उस 10 महीने के उपलक्ष्य में एक बंद बुलाया गया सो दैट कि सब कुछ याद रहे और सबको सब कुछ याद रहे। लिहाजा कृषि कानून को रद्द करने के लिए जो 3 कानून है उनको रद्द करने के लिए ये आंदोलन जो कि पिछले 10 महीनों से लगातार चल रहा है और दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगातार किसान बने रहे, बैठे रहे, तो आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर एक भारत बंद का एक कॉल दिया गया जिसमें ज्यादा असर जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में उसका ज्यादा असर दिखाई पड़ा। और पटना की जो राजधानी, बिहार की राजधानी है, उस पर बसों को, ये दृश्य वहीं का है जिस तरह से वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने देखने को मिली। तो ये दृश्य भी खास चर्चित रहा कि ये कैसा आंदोलन है और इस आंदोलन में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग जुड़े। पहले ये कहा गया ये आंदोलन जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग है और ये खासतौर से जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो उन्हीं का ये आंदोलन है। लेकिन आज की बहस, आज की बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले जो सवाल जवाब हुए खासतौर से सरकार और राकेश टिकैत जी की तरफ से, उस पर गौर करना पहले बहुत जरूरी। पहले उसको देखते हैं, फिर कोशिश है आज राकेश टिकैत जी से बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौशल किशोर जी की तरफ से और राकेश टिकैत जी की तरफ से जो बातचीत हुई उस पर एक नजर, उसके बाद फिर रुख करते हैं मेहमानों की तरफ। सील बंद भारत बंद नहीं करा, लोगों को आना जाना भी देने की छूट देनी चाहिए। खाने की प्लानिंग है, सब लोग समर्पित हैं। उनके जो समर्थक लोग हैं वे गाड़ी लेकर गए, हम जाम में फंसे रहे। जो लोग थे सबको पता था, वे लोग नहीं आए। सारे मुद्दों पे है, बिजली पे है, गन्ने पे है, मजदूरी पे है, सब चीजों पे है, अन्ना जानवरों पे है, सब चीजों पर नाराजगी है। पूरी सरकार फेल हुई है। किसानों के लिए आलू का किसान बर्बाद हुआ, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, ये सारी चीजें हैं। भारत बंद का मतलब ये नहीं होता कि हम सड़कों पे जाकर के रोड जाम कर दें और जनता को परेशान करने का काम करें। इससे जनता के अंदर जो भी परेशानी हो रही है वो राकेश टिकैत जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ जनता और तेज़ी से गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, वो उनके विरोध में खड़ी हो रही है। हाँ, अगर इनकी मांगे वास्तव में जायज़ होती तो इनके साथ किसान खड़ा होता, ना तो इनके साथ किसान खड़ा है, ना व्यापारी खड़ा है, इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा है। केवल विपक्ष जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना करके किसानों का, इनको प्रोवोक करने का काम कर रहा है। जो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साधना। अमित जमाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से मुखातिब हैं भैया जी कहीं में, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ विनोद सोनकर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए होंगे, धर्मेंद्र मलिक जी भारतीय किसान यूनियन का पक्ष रखने के लिए होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जमाई, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि ये सत्याग्रह जो है, ये जो आंदोलन है, इसको बताया गया कि ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, लेकिन इसमें तो पॉलिटिक्स के सारे लक्षण और सारे पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई पड़ रही हैं जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो ये नॉन पॉलिटिकल कैसे हो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कार्यक्रम से माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अमित मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं डिबेट पे आऊं उससे पहले, जैसे मैंने कहा था कि राकेश टिकैत जी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जुड़ेंगे, तो मैं उनकी तरफ मुखातिब होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, कैसे हैं? धन्यवाद, सब बढ़िया जी, सब ठीक है। थके हुए हैं क्या बहुत ज्यादा? हाँ ना, थक नहीं रहे, बताओ। हाँ। आप बात। अच्छा जी, तो ये बताइए कि आजकल आप सुना कि बहुत ज्यादा काम भी तो बहुत ज्यादा हो गया कि एक पता चला उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली, और दिल्ली से लेके अमेरिका तक सुना आप वहां पे एजेंडा तय कर देते हैं। अमेरिका में बहस का क्या होनी चाहिए, किस पे बातचीत होनी चाहिए? प्रधानमंत्री, हाँ, बातचीत तो होनी चाहिए। कोई किंग जोंग का राज थोड़ा है देश में भाई। देश में तो सारी खबरें बाहर जाती है। बाहर की बहुत कंपनियां हैं जो यहाँ पे व्यापार करती है जी। सीड की बहुत कंपनियां हैं जो यूएसए की है जी। तो आपने कहा कि आपने अमेरिका के राष्ट्रपति से कह दिया कि भाई पोटस सुनिए
जो बातचीत हो वहां पे किसानों की भी बातचीत हो जाए, ये भी आपने तय कर दिया यहां से। बातचीत होनी चाहिए। उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे भी देश और दुनिया के किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीड की बहुत कंपनियां अमेरिका की हैं जी, और सीड कानून देश में आने वाला है जी, तो उनका फायदा किसको होगा? तो ये कहा हमने वहां पे। नहीं तो आपने ये भी तो बता दिया कि 700 किसान मर गए 11 महीने 10 महीने में, और आंदोलन चल रहा है। क्यों ना बतावे, ये तो सबको पता है उनको। अच्छा, ये तो पता है सबको। तभी मैंने कहा काम बढ़ गया। क्या देश की खबरें कोई बाहर नहीं जाती क्या? हाँ बिल्कुल जाती, वहां से यहाँ आती है, यहाँ से वहां जाती है। काम तो सब जाती है, पूरी दुनिया में जाती है। वहां के किसान भी साथ में जुड़े हुए हैं। उन किसानों ने भी कहा कि हम बर्बाद हो गए, हाँ। और यहाँ पे कंपनी राज है अमेरिका में भी, और जो किसान आंदोलन कर रहा है वो किसान अपना आंदोलन करते रहे, हम भुक्तभोगी है पूर्ण रूप से। और यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए बचा ही नहीं, अमेरिका का तो ये हाल हो गया है। तो वहां का जो किसान जो भी जुड़ा हुआ बर्बाद है हुआ, साथ में। जो बर्बाद हुआ उसी से आप दरखास्त कर रहे थे? नहीं, हमने बताया है कि बड़ी कंपनियां अमेरिका के किसान को भी बर्बाद करा, पूरी दुनिया के किसान को बर्बाद करना चाहती है जी। तो ये एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दो बैठे तो उनके बीच में चर्चा रहनी चाहिए कि बड़ी कंपनियों का क्या नुकसान दुनिया में होता है। जी, तो ये भी बात आई कि आपका तो सत्याग्रह है, तो ये सत्याग्रह किसके खिलाफ? वो तो गांधी जी का सत्याग्रह तो पता चल मालूम था, विदेशी ताकतों के खिलाफ, विदेशी जो अरे लोग थे। हम गांधी जी वाले भी नहीं है, खाली कोई गांधी जी वाले भी मत मान लेना हमको। अच्छा, हम सारे हैं, सारे हम मतलब? सारे हैं, खाली गांधी जी वाले भी मत मानना। सारे का मतलब सब समझो, वही है हम। जैसे? हमने हजारों साल से लड़ाइयां लड़ी, हाँ हाँ, हजारों साल से लड़ाइयां ही लड़ी है हमने, हम वे के वही है। तो क्या अपनों को भी खाली मारेंगे गांधी क्या? वाले भी ना मत मान लेना। नहीं, तो क्या अपनों को मारेंगे क्या? किसको मार दिया भाई हमने? तो नहीं, आपने कहा हमको सिर्फ किसको वही ना मार समझना दिया? गांधी जी वाला, तो आप हमने अब उसका मतलब दूसरा तो ये हुआ, एक हाँ, तो गांधी जी वही तो अहिंसा, बता रहे हैं, बिल्कुल। गांधी जी खाली वाले महात्मा- अहिंसा और खाली- दूसरे वाले हिंसा। खाली महात्मा नहीं है हम, हाँ, हम किसान है, किसान। तो गांधी जी को नहीं मानते मतलब? हम सबको मानते हैं, गांधी जी को भी मानते हैं, लेकिन हमने कहा कि खाली गांधी जी वाले भी नहीं है हम। गांधी जी देखिए- के साथ में भी तो हाँ, वो तो दूसरी मुझे फौजें समझ में भी आ तो गया, आप थी। खाली गांधी वाले नहीं हैं, क्योंकि वो देखिए मैंने देखा पटना में वो कुछ लाठी हाँ। डंडा लेके वो जो ड्राइवर था उसकी तरफ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो ये हाँ, कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। ये तो वो गलत है ना? हाँ, गलत है बिल्कुल। तो आपने उनकी भर्त्सना करी कि ये गलत है, ये आरजेडी के जो वहां पे हुआ आंदोलन में? कोई गलत करेगा तो गलत को गलत कहेंगे, नहीं तो होना चाहिए। तो आपने हमने कहा पूर्ण गलत है? रूप से ये कहा कि जो लोग बंद, हाँ, अगर कोई गलत चीज होगी तो गलत को तो गलत कहेंगे ही भाई। तो क्या कहा आपने? समझाएंगे। तो क्या कहा आपने वहां आरजेडी के लिए? कोई गलत काम होगा तो ये कहेंगे कि शांति से अपना काम चलाओ, हाँ मारपीट से नहीं, जी। शांति से। तो ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसका मकसद है कि पूरा जो कानून है वो तीनों कानून रद्द हो जाएं, ये आंदोलन है आपका? हाँ, और सरकार कह रही है कि बातचीत करने को तैयार हैं हम। तीनों कानून, तो कानून सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए सरकार तैयार कह है, रही तो हम भी बातचीत को तैयार है। तो कल भी आपको न्योता सरकार दिया कह है। रही कि कंडीशन है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बात कर लेंगे। और आपका है, आपकी जिद क्या है? हमारा यह है कि कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। अच्छा राकेश जी बताइए, आप बातचीत तो को बहुत, मैंने नहीं कर रहे हम। तो अब कैसे निकले रास्ता ये बताइए। और निकल जाएगा, अभी तो 10 ही महीने तो हुए, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ अभी। हाँ तो अभी तो चुनाव अगले में साल बाकी निकल है, वक्त जाएगा बाकी है। रास्ता। हाँ अभी तो चुनाव में भी वक्त बाकी है। हाँ, अभी तो बाकी है भाई। चुनाव तो नेचुरल प्रक्रिया है देश की, ये तो पॉलिटिकल आदमी का त्योहार है, ये तो 5 साल में इन्हें मना लेने दो। हाँ तो अभी तो निकल आएगा, और चुनाव के पहले निकलेगा, चुनाव के बाद निकलेगा परिणाम आंदोलन का। क्या पता भाई कब निकलेगा, हमको चुनाव की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ
हमको पता था जब आंदोलन शुरू हुआ कि सरकार हमको एक साल तक आंदोलन करवाएगी सड़कों पे। ये सरकार तो कह रही आ जाओ, कल आ है। जाओ, सरकार कह रही कल आ जाओ बातचीत के लिए, आप आओ तो, लेकिन आप आ ही नहीं रहे। कह रहे कंडीशन लगा के बात नहीं करेगा किसान, किसान कंडीशन पे बात नहीं करेगा। लेकिन एक बिना बात है राकेश कंडीशन जी, के। राकेश जी एक बात तो है, ऐसा किसान तो देखा ही हाँ नहीं जी। किसी ने हिंदुस्तान में, ऐसा किसान तो किसी ने देखा ही नहीं जैसा इस बार किसान दिख रहा है। बड़ा मजबूती के साथ खड़ा दिख रहा है। तो बिल्कुल मजबूती के साथ, क्योंकि वो बर्बाद होता देख रहा है अपने आप को। बड़ी बड़ी कंपनी कब्जा होगा देश की जमीनों पे जी, किसान क्रेडिट के माध्यम से कर्जा दिया जा रहा है, फसलों का भाव नहीं दिया जा रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं सबके। अपने खर्चों की पूर्ति के लिए किसान कर्जा लेता है, अपनी पूर्ति करता है, जमीनें बेच रहा है। दो लोग गांव से जा रहे हैं, एक जो कमजोर किसान है, अनपढ़ किसान है, गरीब है, जिसका दूसरा कोई संसाधन नहीं है, छोटी जोत वाला है, मजदूर है, उसने गांव छोड़ दिया। एक आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने नौकरी बाहर कर ली, उसने गांव छोड़ दिया। तो इसका मतलब गांव की पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है, वो गांव की पॉलिसी ठीक नहीं है कि दोनों लोग गांव छोड़ रहे हैं। और एक तीसरा भी उनको फसलों का रेट नहीं मिलता। एक तीसरा भी है, लोग कहते हैं तीसरा भी है, तो नहीं कोई है। मैं एक तीसरा भी लोगों ने कहा, और वो कहा कि तीसरा वो है जिसने किसान की आड़ में, किसान का कंधे पे रखी बंदूक चलाई बहुत दूर तक। तीसरा आदमी भी लोगों ने कहा। अब वो आपके विरोधी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कहते हैं तीसरा तरीका। एक तो हम है जो गांव से निकले शहर में नौकरी कर ली, एक वो है जो मजदूर हो गया, जो बड़े बड़े किसानों का मजदूर हो गया। एक तीसरा आदमी भी है लोगों ने कहा, जिसने किसान के कंधे पे बंदूक रखी और चला दी। आप जैसे लोगों को जिसने गांव छोड़ दिया, उनको गांव को देखना चाहिए था। बिल्कुल देखना चाहिए था कि हमारे परिवार के लोग कैसे रह रहे हैं। मुझे मालूम था। आप दिखाओ इस पे चैनल पे कि आपके बिहार का धान 800 रुपए में खरीद करके कहां बिकता है। हमारे पास बिहार सबसे पहला स्टेट बिहार होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस देश का बिहार ऐसा स्टेट होगा पहला कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। वहां का सबसे नौजवान जो बिहार का किसान है, वो मजदूरी करता है दूसरी जगह जाके। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इसी तरह से दूसरे स्टेट के लोग गांव छोड़ रहे हैं, उनकी तो फसलों इसके लिए क्या, इसके लिए क्या होगा? जो महेंद्र पासवान है, जो महेंद्र पासवान हैं कटिहार के, वो कह रहे हैं कि हम तो मजदूरी पहले भी कर रहे थे और हम बाद में भी मजदूरी करते रहेंगे। तो इसके लिए कैसे? हम तो अपने कटिहार में खेत की फसल की जोत और उसकी फसल के दाम तय करने का अधिकार मुझे सरकार दे रही है, लेकिन महेंद्र टिकैत जी कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो। हमको पंजाब के खेत पे जाके, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने के जाके काम करना पड़ेगा। नहीं, ये कौन है कि वहां पे लाभ ठीक मिल रहा बिहार में? हमको तो कोई किसान मिला नहीं। उनका धान तो 800 रुपए 800 रुपए क्विंटल बिक रहा है वहां तो। मसूर वहां 1600 रुपया बिक रही है। तो आपका जो इसीलिए वहां से लोग प्लान कर रहे हैं। नहीं, मैं बात आपकी मान गया। चलिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं, कानून बन जाए। हाँ जी, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। गारंटी कानून बने जी। हाँ जी, बोलिए। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, सरकार तो ने कहा बिहार के किसान को, पूरे देश के किसान को उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये कानून चाहिए हमको जी। और जो 3 कानून है, ये पूर्ण रूप से रिफिल हो कानून। सरकार ने कहा, और इसके बाद में भी और कानून है। नहीं, सरकार ने, आप एमएसपी पे बात, नहीं, एक एक करके बात कर लें। आपने कहा एमएसपी, सरकार ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। अब बात कहां फंसी है? देखिए, सबसे मुश्किल बात यह है कि आप अगर कानून के अंदर के प्रावधानों पर बात करेंगे, तब तो सरकार कह रही है हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहते, सरकार का कहना है कि आप कहते हैं कानून का वापस ले लो, तो आपके विपक्षी कहते हैं कि ऐसा ना हो, आप तो एक नजीर बना दें, आगे से कहें कि ये सारे कानून वापस कर लो, पीछे वाले सारे कानून वापस कर लो। अभी एक थोड़ा है, अभी सीड बिल आ रहा है। हाँ, बीज कानून, जी, अभी बीज कानून आ रहा है, दूध का एक कानून आ रहा है, अभी पोल्यूशन वाला है, बिजली अमेंडमेंट बिल है। एक है क्या? ये 50 कानून आ रहे हैं, बचना ही कुछ नहीं।
और एमएसपी पे किसकी खरीद हो रही, मुझे जरा उसका नाम बता दो, कहाँ खरीद हो रही? सरकार ने तो कहा कि इतने इतने टन हमने 800 रुपए में बिहार में खरीद होती है, कहां से खरीद लिया? अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप भी पढ़े लिखे आदमी सारे, जो किसान सस्ते में अपना धान गेहूं बेचता है और फसलें बेचता है, मक्का, वो व्यापारी उसको कहां बेचता है? एक जांच कर लेना जरा आप। नहीं भाई, देखिए दो तरीके हैं कि या तो मंडी के अंदर बेच देता है और या तो मंडी के बाहर बेच देता है। अब किसान और सरकार कह रही है, जो मंडी सरकार कह रही है ये जो सरकार कह रही है जो ये कानून बनेगा उसमें हम खेत पे ही सौदा कर लेंगे और वो किसान से सौदा करेंगे। पटरी खाएगा तो लेंगे, नहीं पटरी खाएगा तो नहीं लेंगे, किसान ना बेचे हमें। हाँ नहीं लेंगे, हाँ तो इसमें विरोध काहे का? हमने ये कहा कि उस पर आप कानून बना दो, उस पर आप कानून बना दो कि एमएसपी पे नीचे पे खरीद नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे का व्यवस्था जारी रहेगी, ये वो तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। आप कानून उस पर कानून बनवा दो ना, उस पर कानून। अभी आधे रेट में फसल बेच रहा है किसान अपनी। नहीं तो सवाल ये है कि हमने ये कहा कि व्यापारी, राकेश भाई मैं एक बात कह रहा हूं, ये एमएसपी की व्यवस्था कृषि कानून के तहत ही है। अब सवाल ये है कि अगर ये बात करनी है तो इसके लिए तो टेबल पे बैठना पड़ेगा। हम ये कहें कि नहीं पहले कानून हटा दो, बैठ तो रहे नहीं तो कोई तारीख बताइए कहां सरकार करी, कल भी कही कृषि मंत्री कह रहे हैं। ये कभी नहीं कहा, सुनो हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले कानून वापसी ले लो और जब हम बात करेंगे। हाँ जी, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बात कर लो। बात तो लगभग एक ही जैसी कह रहे हैं। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, ये जो आपकी कानून है, तीनों कानून है, इन पे इनके प्रावधानों पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये सरकार के सामने रखे हैं आपने। सरकार कह रही है हम प्रावधानों पे 1 to 1 पे बात करने को तैयार, एक पॉइंट पे बात करने को तैयार है। तो बात करने की प्रक्रिया शुरू करिए, पहले तो चली रही थी ना। प्रावधान पर बात करेंगे, ये सरकार कह रही है कि हम प्रावधान पर बात करेंगे। हमने कहा कि हम प्रावधान पर बात नहीं करेंगे, और कोई भी अगर सरकार को बात करनी है तो सरकार जब बातचीत होगी उसके अंदर हमको कहे। ये तो लग रहा है जैसे कि कोई कहना है तो अंदर कहे। वो ये ऐसा लगता है जैसे कोई सरकार का कहना है कि ये तो राजनीतिक आंदोलन की तरह चले, अड़ गए, बच्चे की तरह अड़ गए, मैंने हमको तो कोई चंद्रमा वाला खिलौना लेना। हमारे फसलें कम रेट में बिक रहे हैं, ये आंदोलन उसका है। वो उसके लिए व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। राकेश गारंटी कानून बने। राकेश जी, मुझे याद है कि मैंने आपके पिताजी की भी रैली, हाँ जी, मैंने आपके पिताजी की रैली भी कवर करी है, बहन जी की, और उस रैली को भी देखा है। और व्यापार समर्थन होता था, तमाम किसान जुटता था उसमें, और मैंने भी सुना है उनसे कि किसान के हक की बात किसान तय करेगा, किसान फसल का रेट तय करेगा, ये महेंद्र सिंह टिकैत जी बोलते थे। तो अब वो जब कानून आ रहा तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे हम कहां मना कर रहे हैं, आप हमारे फसलों के रेट तो दो। नहीं तो ये तो तय करने का कहां लिख रहा है फसलों के रेट भी लगे? राकेश भाई, यही तो सरकार कह रही है कि हम किसान को दे रहे हैं मौका, बेचने किसान ही तय करेगा, किसान ही तय करेगा इस बात। कहीं का कहां मंडियां खत्म करने लग रहे भाई। वो तो देखिए आपको अपनी होगी, मंडी में तो भाव दे रहे, खेत में देंगे, कौन जाएगा खरीदने? राकेश जी, अगर आपको इस व्यवस्था पर, इस बिहार में, अच्छा राकेश जी एक बात बताइए, बिहार, राकेश जी आप जहां पे आंदोलन कर रहे हैं, इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, इस देश के कानून पर, व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर, सरकार जो हम सब ने चुनी है, चाहे आप माने ना माने, हम माने या ना माने, लेकिन सरकार तो हम ही लोगों ने चुनी है। तो ये सरकार 5 साल तक तो रहेगी इस व्यवस्था में, और इस व्यवस्था में हम सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी ना कि हमको कोई बात कहने का अधिकार है। अगर सरकार कह रही है तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो मीडिया है, कानून है, कानून व्यवस्था है, उसके तहत बात पकड़ी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी नहीं लागू हो रहा है। कानून की बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं आप? हम आपके ही देश के कानून की, अरे राकेश जी हम आपके ही देश के कानून की बात कर रहे हैं, हम आपके ही मीडिया से बात कर रहे हैं, जिसके तहत आप आके बैठ के हमसे बात कर रहे हैं। अरे सुन तो लो महाराज,
हम कानून का भी सम्मान करें, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करें और देश के उसका भी सम्मान करें, हमें तो राज्यसभा का भी सम्मान करें। कहीं की बात कर रहे हैं आप? हम तो वहीं की बात कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि चुनाव तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, चुनाव तक लड़ाई जारी रखेंगे, सम्मान करते हैं। हम तो वही कानून की बात कर रहे हैं। हम नहीं, हम सबका सम्मान करें जी। पूरे सिस्टम पे, देश के सिस्टम पे कब्जा हो लिया, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब, लड़ाई जो है बताओ, पार्टी से है या लड़ाई किसी आंदोलन के जो कानून बने उनको खत्म करने के लिए, या सीधा या तो पार्टी से लड़ाई, बीजेपी से लड़ाई है? पार्टी से नहीं है जी। फिर बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है जी। अगर सरकार बीजेपी की होती, हमने बार बार कहा, सरकार अगर बीजेपी की होती वह जरूर बातचीत कर लेती। किसकी है सरकार? सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, ये कंपनी की सरकार है। तो सवाल यह है कि आपको इस देश के, इस मुल्क के देश में कानून पर ही भरोसा नहीं है, जिसको आप चुनते हैं, जिसको विपक्ष आदर करता है, जिसको इस देश की व्यवस्था, जिसकी इस देश की व्यवस्था विपक्ष मानती है, उसी पर भरोसा नहीं आप कर रहे हैं। आपको पार्लियामेंट पर भरोसा है? मैं तो कह रहा हूं, मुझे भरोसा है, तभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तभी तो मैं कह रहा हूं इस देश का कानून है, तभी मैं कह रहा हूं इस देश में, इसमें तमाम ऐसी धाराएं हैं जो क्रॉस चेक करती हैं, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं होता। अरे हमको भरोसा इसलिए नहीं है कि देश में गोदाम पहले बने, कानून बाद में बने जी। क्या देश में गोदाम बनाने वालों को पता था कि मैं पार्लियामेंट में कानून, अच्छा, जो कानून इसके बाद जो आएगा, इसके बाद अगर मान लो नहीं है पार्लियामेंट पे, ये लड़ाई आपकी चल रही है, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद किसान की दशा सुधर जाएगी, ऐसा लगता है? जो भी सरकार में आएगा वो किसानों की दशा सुधरेगा, वही आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंदोलन जारी रखें और अगर हो सके तो बातचीत के लिए आएं और किसान आंदोलन की बात आगे बढ़ाएं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। धर्मेंद्र मलिक साहब मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद सोनकर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अमित जमाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जमाई से हमने सवाल पूछा था और सवाल यही है कि जिसको मैं बार बार पूछना चाह रहा हूं कि आखिर आंदोलन किस बात के लिए और कब तक? वो कह रहे हैं चुनाव तक या चुनाव के बाद तक, तो कब तक? ये सिवाय ये दशा बदलने के लिए है या चुनाव में आने के लिए है या राजनीति करने के लिए है? अमित जमाई। प्रतीक भाई, मैं आपके कार्यक्रम में आपकी एंकरिंग के समय पे, अगर आपको याद हो, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जब ये किसान विरोधी कानून कांग्रेस के समय में यूपीए 2 में बना जी, पूरा किसान ने मनमोहन जी की सरकार के खिलाफ, जब तक कि उन्होंने वो ने उनको जमीन में मिला दिया, यूपी की सरकार जो है उसको हारना पड़ा। आज वही किसान दोबारा से पूरे जी। साधना भारती हाथ उठा रही, मैं साधना भारती जब पास जाना चाहता हूं। अमित जमाई का वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं उनके पास आऊं। जी साधना भारती, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलवचन तो खूब ही सुनाते हैं, मगर किसानों के काले कानून वापस नहीं ले पाते हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून भी नहीं बनाते हैं। तो आज भैया जी कहीं में सुन लो भैया जी कि मोदी जी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, भी डीएपी खाद, एनपीकेएस खाद महंगी और महंगी। ऐसा कह रही है जैसे इस मुल्क में दूध दही की नदियां बह रही थी 7 साल 2014 से पहले और किसान बहुत खुशहाल था। कम से कम नहीं, अगर दूध दही की नदियां नहीं बह रही थी प्रतीक जी, तो कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम आसमान नहीं छू रहे थे, खाद्य तेल के दाम आसमान नहीं छू रहे थे। और प्रधानमंत्री जी 10 महीनों से किसान जो सड़क पर आज आंदोलन करने के लिए तैयार है, 3 उन्होंने सीजन निकाल दिया। आप कह लीजिए बरसात चली गई, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा लगता है संवेदनहीन हो चुके हैं। साधना जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, साधना जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सबका बहुत आदर होना चाहिए, सत्कार। किसान चाहे मुट्ठी भर हो चाहे देश भर के हो, बहुत आदर होना चाहिए। और क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं सरकार उनको सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए,
जब ये आप सेंटेंस बोल रही थी कि 3 मौसम निकल गए, सर्दी निकल गई, बरसात निकल गई, गर्मी निकल गई, तो कुछ याद आया कौन किसान है जो 3 मौसम निकल जाने के बाद भी सड़क पे बैठा रहेगा? मैं तो किसान नहीं हूं और ना मेरे घर में किसानी हुई, लेकिन मैं बहुत आदर के साथ पूछना चाहता हूं ये सवाल कि कौन ऐसा किसान है जो 3 मौसम निकल जाने के बावजूद भी सड़क पे बैठ सकता है? देखिए मैं बता देती हूँ वो कौन सा किसान है, क्योंकि मैं तो किसान परिवार की बेटी हूँ। मैंने तो 5 साल जी, मैं वही जानना चाहता हूं, क्योंकि नेताओं को बहुत आसान है कहना कि मैं किसान परिवार से हूं, मैं किसान परिवार से हूं, मैं किसान जानता हूं। तो मुझे बताइए कि कौन सा किसान है जो 3 मौसम निकल जाने के बावजूद भी सड़क पर बैठने के लिए तैयार है? देखिए आदरणीय प्रतीक जी, वही किसान है जो सड़क पर बैठने के लिए आज इसलिए तैयार है क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर पार के मूड में है किसान, क्योंकि 3 काले कानून बन गए। अभी राकेश टिकैत जी कह रहे थे ना, कानून बाद में बना, गोदाम पहले बन गए। तो ये किसान वो संघर्ष जानता है और ये संघर्ष उस बीज से सीखा है किसान ने, जो बीज धरती के अंदर दफन होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना फाड़कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। शिवम त्यागी, यही सवाल है, कौन सा किसान है जो 3 मौसम निकल जाने के बावजूद भी बैठा है सड़क पर? आदर सत्कार के साथ सबको, चाहे वो मुट्ठी भर हो किसान, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके आदर के सत्कार के साथ सवाल पूछता हूं आपसे, ईमानदारी के साथ, कौन है किसान? हाँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रतीक जी जवाब दूंगा। मेरे पिता तो नहीं है लेकिन वो भी किसान थे, मैं भी किसान हूं, लेकिन शहर में आ गया तो किसानी नहीं करता। मेरे चाचा जी अभी संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, वो खेती किसानी करते हैं। वो कभी नोएडा आ जाते हैं मेरे पास एक दिन के लिए सुबह, तो शाम को उनको जाना पड़ता है। पता है क्यों? वो कहते हैं कि मेरी एक गाय है जिसका दूध मैं खुद निकालता हूं, क्योंकि मेरे अलावा वो किसी को नहीं देती। इसको हाथड़ पड़ना कहते हैं एक भाषा में। आप मुझे एक चीज बताइए, एक समय नहीं छोड़ सकता किसान, क्योंकि उसको घास लानी है, न्यार लाना है, चारा लाना है, और ये 3 मौसम से बैठे हुए हैं ये किसान है। बहरहाल ठीक है, सबका सम्मान होना चाहिए। अब आप मुझे एक और चीज बताइए। टिकैत जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने आपसे पूछा कि बताइए कि बिहार में 800 रुपए में धान खरीद के कौन खरीदता है और उसको कहां बेचा जाता है? टिकैत जी एक चीज बताइए, 350 रुपए क्विंटल जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना जा रहा है, एफआरपी जो है उसका 362 रुपए हरियाणा में है, महाराष्ट्र में कितना है? 250। वहां आंदोलन क्यों नहीं है जी? गन्ने का बकाया कितना उत्तर प्रदेश में, ये भी बता दो शिवम त्यागी जी। अब इनको प्लीज गन्ने का बकाया भी बता दीजिए। बताएंगे प्रतीक जी बकाया भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, है ना? तो आप मुझे चीज बताइए कि आप जब कहते हैं प्रतीक जी इनको कहिए ना प्लीज, ये किसान बन के बात करेंगे। अब तो हर आदमी किसान है, साधना हर आदमी किसान है। इस आंदोलन से हुआ ना हुआ हो, एक बात तो सबको पता चल गई। डेटा होता है। देखिए मैं शिवम त्यागी साधना भारती दोनों को मैं रोक रहा हूं। एक बात तो हुई है धर्मेंद्र मलिक साहब, प्रतीक जी एक बात रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र मलिक साहब, एक बात तो हुई है बहुत अच्छी, और उसका क्रेडिट आपको है और मैं देना चाहता हूं, पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं। वो क्रेडिट ये है भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान आंदोलन का, कि लोगों को पता चल गया कि रबी में और खरीफ में और जायद में कौन कौन सी फसलें होती हैं। इस देश को, इस मुल्क को ये पता चल गया है, प्रवक्ताओं को भी पता चल गया। अब जानते हैं कि कहीं ऐसा ना एंकर पूछ दे कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, तो तब पढ़ के आते हैं, इतना पढ़ के आते हैं, तो रट तो लिया है। तो यह किसान आंदोलन का एक तो अचीवमेंट है, पता होना चाहिए जी। नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस शिवम त्यागी, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस जी। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था। अब इन्होंने कहा गन्ने का भाव, मैं तो कहता हूं बड़ी शालीनता से गन्ने का भाव सुन लीजिए। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, तो 86 लाख किसानों की 36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी जो गन्ने की थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने ही वापस की। आप मुझे एक चीज बताइए, आज अगर हम बात करें टोटल, तो 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसने की? उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और 2017 से पहले अखिलेश जी की सरकार से 8 गुना ज्यादा है ये, 8 गुना ज्यादा। आप मुझसे डेटा पूछ रही थी ना, मैंने दे दिया आपको। ये आंदोलन बाकी जगह क्यों नहीं है जहां गन्ना सिर्फ 250 रुपए बिक रहा है? भाई उनसे पूछिए ना, क्योंकि धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आ रहा हूं। ऑफ कोर्स धर्मेंद्र मलिक जी, आपके विरोधी कहते हैं, आपके विरोधी से मतलब है कि वो लोग जो इस पर सवाल उठाते हैं वो कहते हैं कि आंदोलन महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, यह आंदोलन सिर्फ यहीं क्यों है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब, जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, आप ही को जवाब देना है। ये जो भाजपा के प्रवक्ता है त्यागी जी, इनको दरअसल ये नहीं पता कि गन्ना खरीद के लिए क्या व्यवस्था है देश में। 2 व्यवस्था देश में है। एक वे राज्य हैं जो एसएपी तय करते हैं, स्टेट एडवाइजरी प्राइस,
और एक होता है जहां गन्ना खरीद एसएपी उससे होती है एफआरपी से, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस। जिस राज्य में एसएपी की व्यवस्था है वहां पे रिकवरी से कोई मतलब नहीं होता, वहां पे रेट मिलता है। शिवम त्यागी को ये नहीं पता कि 250 रुपए जो है वो बेसिक है और 10 के ऊपर जो रिकवरी आएगी वो मिल मालिक जो है, ज्यादातर तो इंडस्ट्री वहां सरकार की या सहकारी है, 10 रिकवरी के बाद जिसपे एफआरपी सुनिश्चित होता है उसके बाद अगर रिकवरी आती है तो उनको बाद में इंसेंटिव मिलता है। तो ये शिवम त्यागी जी को शायद नहीं पता कि गन्ने में क्या व्यवस्था देश में है, इसलिए ये सवाल ना उठाते कि वहां आंदोलन क्यों नहीं करते। दूसरी बात इनको मैं ये बता दूं कि आंदोलन हर राज्य में है, गन्ना किसानों ने वहां भी आंदोलन किया है, पूर्व में भी किया है और अब भी कर रहे हैं। आंदोलन सब जगह हम नहीं करते जाके, आंदोलन हमारी इकाइयां करती हैं, उस राज्य के किसान करते हैं। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देश में 2 व्यवस्थाएं हैं और वहां 250 रुपए एडवांस पेमेंट है और उसके बाद रिकवरी के आधार पर पेमेंट दिया जाता है। राइट, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं आता हूं जी। जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे खेती का ज्ञान है तो थोड़ा जवाब दे देता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बेहतर इस चीज को जानता हूं। 250 रुपए के ऊपर की आप रिकवरी बताइए कितनी आती है। उत्तर प्रदेश में 310 है नॉर्मल रेट, उसमें 15 रुपए की रिकवरी आती थी, 325 था और अब 350 है। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताइए ना महाराष्ट्र में रिकवरी कितनी आती है, बोलते क्यों नहीं आप? और उसके अलावा पंजाब, इसमें हरियाणा में तो 362 रुपए दे रहे हैं ना। और राज्यों में अगर इतना आतंक है और सुनिए, अरे अरे चिल्लाते रहते हो, कुछ नहीं पता और बोलते रहते हो। अरे सुनिए, आप कहते हैं और राज्यों में भी आंदोलन है। प्रतीक जी, आपके कौन से कैमरे पर कौन सी जगह आंदोलन है मुझे बताइए। महाराष्ट्र में आंदोलन कहां है बताइए, बताइए एक वीडियो बताइए। आपकी कौन सी इकाई का कौन सा आंदोलन आज हुआ आप मुझे बताइए। मुजफ्फरनगर में एक बेटी को उसके बाप से मरने में नहीं जाने दिया आपने। सच्चाई स्वीकार की हुई है, स्वीकार की हुई है, आपको नहीं चाहिए जी। आराम से जी, आराम से। धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। धर्मेंद्र मलिक जो भी होंगे तमीज से बात कीजिए। क्या बोले ये, क्या बोले प्रतीक जी? आपकी जिम्मेदारी है इनको मेंटेन करना। अगर तमीज नहीं बोलेंगे वो गलत शब्द है। 4 दिन अभी हुए हैं, बीजेपी के किसान आयोग के अभी थे आयोग के सदस्य, आप आंदोलन के बीच में छोड़कर इधर कूद आए और मुझसे पूछोगे, बराबर में ही रहते हो, जानता हूं आपके बारे में। जवाब दूंगा, जवाब। धर्मेंद्र मलिक भाई, धर्मेंद्र मलिक भाई जवाब दीजिए। कुछ आता नहीं, धर्मेंद्र मलिक जवाब दीजिए, धर्मेंद्र मलिक जवाब दीजिए। लेकिन सुनिए जी, आराम से धर्मेंद्र भाई, बहुत आराम से। वो शब्द अच्छा नहीं है, बीच में बोलते हो शब्द वो अच्छा नहीं था। धर्मेंद्र मलिक नहीं, ऑडियो डाउन। धर्मेंद्र मलिक वो शब्द अच्छा नहीं था, वो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, वो शब्द अच्छा नहीं है। और महाराष्ट्र के संबंध में आपने किसानों की बात कही थी, देश में सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या हुई होंगी तो महाराष्ट्र में ही हुई होंगी, तो वो अभी जवाब में जोड़ लीजिएगा जी। अब आप जवाब दीजिए धर्मेंद्र मलिक। धर्मेंद्र मलिक तो नहीं बोलना चाहिए इनको भी। दूसरी बात मैं इनको बताऊं, हाँ जी बोलिए भाई। हम तो सबका सम्मान करते हैं जी, कोई बात नहीं है। आपको जो कहना है आप मेरे बाद में कहिए, या मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे, या आदत है भाजपा के प्रवक्ता होगी। बोलिए। देखिए, मैं शिवम त्यागी से ये पूछना चाहता हूं कि देश में 2 व्यवस्था है या नहीं है। अगर देश में 2 व्यवस्था नहीं है तो भारत सरकार एफआरपी क्यों घोषित करती है? ये अपने ही बनाए कानून को, अपनी ही घोषणा को डिनाई करते हैं। अगर एफआरपी 250 रुपए है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि एफआरपी तय करने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। देखिए, और नहीं साहब सुनिए जी, महाराष्ट्र सरकार को आप एसएपी तय करने का राइट दीजिए। धर्मेंद्र मलिक साहब, उन्होंने सवाल ये पूछा था, देखिए आम आदमी सरकार को एसएपी तय करने का राइट दीजिए। एफआरपी के बाद इंसेंटिवाइजेशन स्टेट का क्या है वो बताइए ना, क्यों बार इधर घुमा रहे? ये महाराष्ट्र के प्रवक्ता है क्या आप कांग्रेस से? नहीं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं किसान शिवम भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए, विनोद सोनकर जी बैठे हुए, विनोद सोनकर जी को स्क्रीन पे लाएंगे, विनोद सोनकर जी को स्क्रीन पे लाएंगे। प्रतिनिधि था वहाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे चिल्लाने से। आराम से, बहुत आराम से। कूल डाउन। ये देश देख रहा है आपको। कूल डाउन। अरे आपको भी देख रहा है देश, हर चैनल पर बैठकर बात करिए ना। देश आपको भी देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है देश। 700 मैं तैयार है, बिल्कुल देख रहा है। मैं तो आपको अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो
और अगर देश हमको देखता, हमको हाँ, गलत देख रहा है ना मानता, किसान, तो आज जब ऐतिहासिक पॉइंट बाय भारत पॉइंट बंद नहीं डिस्कशन होता। की बात आती है तो भाग जाते हो। विनोद जब सोनकर सवाल जी, करने विनोद की बात सोनकर आती जी, है तो विनोद भाग सोनकर जाते जी, हो। नहीं, नहीं, जब विनोद- सरकार कहती है तुम क्या पॉइंट हो? बाय पॉइंट भाजपा डिस्कशन के- करो तो भाग तुम जाते हो। भाजपा के जब 11 प्रवक्ता बार हो या बात करते हैं राजनीतिक तो फिर भाग विश्लेषक हो, जाते अपनी हो। पोजीशन ही क्लियर कर लो। अरे मैं कोई तुम अभी अपनी आप पोजीशन ही क्लियर कर लो। आप गलत बात भारतीय है। जनता वक्त एक छोड़, मैं विनोद सोनकर जी, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। आप- वक्त एक छोड़ से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। पावर ट्रांसमीटर्स भी लगाए गए, जिससे करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सिग्नल मिलेगा। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सीएम बदलने की अटकलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही पार्टी हाईकमान का फैसला छत्तीसगढ़ पर आ सकता है। छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है, तो हाईकमान बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के इस बयान के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी ली। कहीं इतनी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति मुख्यमंत्री के नाम से हो और लोग इंतजार कर रहे हैं, अधिकारी खाली बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों को पनाह और समर्थन देना पाकिस्तान की नीति है। Supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के प्रयागराज में एक रैली की, जहां अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस को सड़ा हुआ नाला बताया गया, तो टीएमसी को समंदर। इसके साथ ही मुखपत्र में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि बीजेपी को रोकने में राहुल गांधी की पार्टी विफल रही है। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहकारिता आंदोलन की अहम भूमिका होगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच पार्टी नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से दोस्ती करने की सलाह दे दी। अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत, देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहाँ खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें? क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है? उनकी इस सलाह पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया। किसी भी आतंकी संगठन के बारे में बोलने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर जो उपद्रव, जो तांडव, जो खूनी खेल आतंकी संगठनों ने खेला है उस पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की जांच शुरू करते हुए सीबीआई की एक टीम प्रयागराज में बागंबरी मठ में गई। खबर है कि जांच एजेंसी इस मामले में जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। वहीं भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस मामले की गुप्त जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के साले को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोवा में हुई छापेमारी के दौरान चरस के साथ पकड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई। अर्जुन रामपाल के साले इससे पहले भी 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के करगिल में दूरदर्शन के नए केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के हाई पावर ट्रांसमीटर्स भी लगाए गए, जिससे करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सिग्नल मिलेगा। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सीएम बदलने की अटकलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही पार्टी हाईकमान का फैसला छत्तीसगढ़ पर आ सकता है। छोटा निर्णय नहीं होता है ये सब, बड़ा निर्णय है, तो हाईकमान बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के इस बयान के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी ली। कहीं इतनी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति मुख्यमंत्री के नाम से हो और लोग इंतजार कर रहे हैं, अधिकारी खाली बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों को पनाह और समर्थन देना पाकिस्तान की नीति है। Supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के प्रयागराज में एक रैली की, जहां अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस को सड़ा हुआ नाला बताया गया, तो टीएमसी को समंदर। इसके साथ ही मुखपत्र में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि बीजेपी को रोकने में राहुल गांधी की पार्टी विफल रही है। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहकारिता आंदोलन की अहम भूमिका होगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच पार्टी नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से दोस्ती करने की सलाह दे दी। अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत, देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहाँ खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें, क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है। उनकी इस सलाह पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया। किसी भी आतंकी संगठन के बारे में बोलने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर जो उपद्रव, जो तांडव, जो खूनी खेल आतंकी संगठनों ने खेला है उस पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेगा और आज की जो बहस थी, आज की जो बातचीत थी वो ये कि 10 महीने होने के बाद भारत बंद बुलाया गया और वो किसान यूनियन से बुलाया। किसानों का कहना है कि सरकार ने अभी तक वो 3 कानून वापस नहीं लिए, लिहाजा उनका जो आंदोलन है वो इसी को लेकर है। विनोद सोनकर जी हमारे साथ एक बार से जुड़ गए। उनका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, वीडियो दोनों, लेकिन अब उम्मीद है कि बातचीत हो पाएगी। विनोद जी, सवाल ये है कि जिसे अभी धर्मेंद्र मलिक जी भी कह रहे थे और उससे पहले जो राकेश टिकैत जी भी थे कि हम तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार नहीं तैयार। सरकार एक शर्त जोड़ देती है कि कानून वापस नहीं होगा और हम तो क्लॉज बाय क्लॉज बात करने को तैयार हैं। तो अब कंफ्यूजन कहाँ है, कैसे दूर हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। विनोद जी से एक बार फिर से वीडियो लिंक टूट गया। मैं साधना आपके पास आता हूँ। जी साधना
देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, पहले तो धर्मेंद्र मलिक जी को एक बात क्लियर कर दूं कि शिवम त्यागी जी भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, विश्लेषक बन के बैठे, वो बात अलग है, उनका विश्लेषण शायद भाजपा के कार्यालय में होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ये पूछ रही हूँ, आप एक ही सवाल कर रहे हैं, इतने महीनों से किसान क्यों बैठा है? अरे मोदी सरकार से पूछिए कि 700 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी इस आंदोलन में। ये संवेदनहीन प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं वो आज मौन पर क्यों है भाई? आज इनकी मन की बात क्या चली गई? आप देखिए, वेद को पढ़ना आसान है, लेकिन जो वेदना को पढ़े वो बड़ी बात है। ये कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज देश की जनता की वेदना नहीं पढ़ पा रहे? और अगर हिंदुस्तान के अंदर 10 महीने से किसान बैठे हैं, यानी किसान आंदोलन भी ना करे और ये सरकार इस काले कानून को वापस भी ना ले, तो कोई राजतंत्र आ गया है क्या भाई हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र है तो किसान सड़कों पर भी उतर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आंदोलन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, पूरे देश में 23,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया है और 11,754 करोड़ रुपए का बकाया उत्तर प्रदेश के किसानों पर है, तो उसे ही पूरा कर दीजिए ना। और एफआरपी की जो बात करते हैं वो केंद्र सरकार तय करती है। ये शिवम त्यागी जी जो अपने मन की बातें यहाँ करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि मन की बात छोड़ दीजिए, अब तो जन की बात कर लो। आज किसान 10 महीने से ज्यादा हो गए सड़कों पर है, कम से कम वेदना तो करें। राइट साधना, ठीक है साधना, आसमान पर राइट साधना, मैंने लिया आपका व्यू पॉइंट लिया। सवाल ये है कि किसी को भी आंदोलन करने की छूट होनी चाहिए और ये अधिकार है उसका, ये बिल्कुल। और मैंने तो पहले ही कहा, चाहे वो 10 किसान हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख, अगर वो बैठे हैं और वो किसान मंच के नीचे बैठे हुए तो उनकी बात को एड्रेस किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये था कि जहां से वो आधार खींचा गया था, जो लाइन खींची गई थी, राजनीतिक लाइन की नहीं, बिल्कुल हम अलग है उससे। तो अब पार्टियों का पीछे या आगे या सामने आके खड़ा होना, ये एक सवाल। ऑफकोर्स धर्मेंद्र मलिक, मैं आपको मौका दूंगा, ऑफकोर्स यू विल रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी, उसके बाद धर्मेंद्र मलिक जी। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन इतनी बात साफ है कि अगर वो जन की बात नहीं करते तो आज चाहे केंद्र में और तमाम राज्यों में उनकी सरकारें नहीं होती। एक बात। दूसरी बात आपको याद होगा, चाहे वो कुछ भी कहें, कुछ भी बातें करते रहे, आपका सम्मान है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, किसानों के जोड़े हितैषी है ना। राहुल गांधी जी ने कहा था, आपने राजस्थान के यूनिट ने कहा था कि जब हम बनेंगे सरकार में आएंगे सभी किसानों का लोन माफ करेंगे। आज 3200 किसानों के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, ये कहते हुए कि अगर आप लोन नहीं वापस करेंगे तो आपकी जमीन कुर्क कर ली जाएगी, घर कुर्क कर लिया जाएगा। वो किसान नहीं है तो क्या? उत्तर प्रदेश में क्या उनकी बात आप नजर नहीं आती? क्या वो किसान? प्रतीक जी देखिए ना इनको, प्रतीक जी देखिए, साधना भारती, सवाल ये है कि अगर आपको किसानी से प्रेम है और आप किसान परिवार से हैं, तो किसान कहीं का भी हो, फिर चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, तो फिर आप सवाल सुनिए ना, फिर सवाल सुनिए साधना, फिर सवाल सुनिए। नहीं साधना, दिस इज वेरी बैड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। या तो फिर सवाल सुनिए फिर, और फिर उसके बाद अपने मौके पे सवाल का जवाब दीजिएगा जी। तो जल्दी कंप्लीट करिए जी शिवम जी। प्रतीक जी, प्रतीक जी, दूसरी बात यह, आपने कहा कि जब तक किसान बैठे हैं जिम्मेदारी, मैं कहता हूं पूरी तरीके से एक भी किसान, एक भी मजदूर, एक भी व्यक्ति अगर धरना करता है, उसको अभिव्यक्ति की आजादी है, करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। लेकिन जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा पूर्व में लेकर चलता हूं। जब 11 बार बातचीत हुई, राकेश टिकैत जी बाहर आकर रोज क्या कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो मंत्री आते हैं इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आते हैं टाइम बर्बाद करते हैं, कॉल ऊपर से आना है, हम क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं। सरकार ने कहा कि भाई ठीक है आप आ जाइए। आपके शो पर उन्होंने बैठकर कहा कि सरकार कंडीशन ना लगाए, सरकार कंडीशन ना लगाए, ये तो चाहते हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा के बात करेंगे जब तक बिल नहीं हटेगा, जब तक हम बात नहीं करेंगे। ये कहां की बात हुई? आप मुझसे बात करना चाहते हैं प्रतीक जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसमें कंडीशन कैसे? आइए दोनों बात करते हैं, जो कमी है उसको निकालकर बाहर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तरीका तो यही होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जहां तक बात इस देश की है, मैं जवाब देना चाहूंगी प्रतीक जी। साधना, आपको वेट करना पड़ेगा, धर्मेंद्र मलिक देंगे, उसके बाद आपको पूछेंगे, जरूर पूछेंगे जी। धर्मेंद्र मलिक साहब, देखिए 2 मुद्दे हैं आज किसान के, बिल वापसी की बात है और एमएसपी पे गारंटी की बात है। मैं प्रतीक जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार को अगर बातचीत का रास्ता खोलना होता तो वो ये कह देती कि बिल हमारा कंट्रोवर्शियल इश्यू है, आप उसको वापसी चाहते हैं, हम क्लोज वाइज चर्चा चाहते हैं, उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन क्या इनको किसी ने एमएसपी की कानून पे गारंटी की बात करने के लिए रोका?
क्या सरकार ने कभी कहा कि आप पहले चलो एमएसपी पे बात कर लेते हैं? और अगर एमएसपी की बात हो जाएगी तो क्या किसान इतने हठधर्मी है? ये राजहट है, ये किसान हट नहीं है कि वो कानून पे बात नहीं करेंगे। अरे आप पहले एक मुद्दा सुलझा लो। आपने बिजली बिल अमेंडमेंट में कहा कि हम इसमें संशोधन किए बिना इसको नहीं लाएंगे, आप उसको पार्लियामेंट में ले आए। आपने पोल्यूशन पे कहा, अगर आपने उसको भी लागू कर दिया। धर्मेंद्र जी अगर कोई चीज बात है तो मैं उसको रखता हूं। 3 दिसंबर 2020 चौथी बैठक में बातचीत करीब 7.5 घंटे तक चली। सरकार ने एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं करने का वादा किया। किसानों को 3 कानून भी रद्द करवाने की मांग, वो किसान इस बात पे। चौथी बैठक 3 दिसंबर 2020, ये फैक्ट है। अब आप इस पे जोड़ सकते हैं, इस पे घटा सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब। प्रतीक जी, जब भी हमने एमएसपी पे बात करना चाहा, सरकार ने कहा कि नहीं पहले बिल पे बात होगी, एमएसपी को बाद में देख लेंगे। आज तक एमएसपी के एक बिंदु पे कोई चर्चा नहीं हुई। जैसे सरकार ने कहा भरोसा दिलाया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी, मंडियां रहेंगी, फसल बाहर भी बेच सकेंगे, ये अधिकार किसानों को है। धर्मेंद्र मलिक जी प्लीज क्लियर। देखिए देश जो है प्रतीक जी संविधान और कानून से चलता है। बिल्कुल। जब कानून फेवरेबल नहीं होंगे तो ना मंडियां रहेंगी ना एमएसपी रहेंगी। कैसी एमएसपी है उसका भी आप सुनिए। लड़ जाइए सरकार से और तब तक ना उठिएगा जब तक सरकार को बाध्य ना कर दे। लेकिन बिल्कुल मत उठिएगा धर्मेंद्र जी, मैं खुलेआम बोल रहा हूं आपसे, जब तक मत उठिएगा धर्मेंद्र मलिक जी। लेकिन पूरा सेंटेंस होने दीजिए। हो जाती है धर्मेंद्र मलिक जी, पूरा सेंटेंस होने दीजिएगा। बिल्कुल मत उठिएगा। कोरोना में जब नहीं उठे तो बिल्कुल मत उठिएगा, जब कोरोना में नहीं उठे तो बिल्कुल मत उठिएगा। लेकिन एक बात बताइए, सरकार बार बार कह रही है बातचीत के लिए आइए। बातचीत के लिए तो आना ही पड़ेगा प्रतीक जी, बातचीत के लिए तो आना ही पड़ेगा धर्मेंद्र मलिक। नहीं, गलत बात आप नहीं बोल सकते। सरकार हमेशा पत्र लिख के हमको बुलाती थी। कोई चिट्ठी लिखी हो तो बताओ। हमने चिट्ठी लिखी है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। गलत बात है। तो ये कहिए ना कि ईगो टेसल है, ये कहिए ना कि हम बड़े आप छोटे, ये कहिए ना। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद नहीं है यहाँ पे, मैं उनसे कोशिश करूंगा एक बार वो आ जाए। विनोद सोनकर जी, उनका ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम है। ये लड़ाई ये है कि हमारी ईगो फंस गई है, हम बड़े तुम छोटे, और हमने सरकार को फिर बैनर में दिखाने को ये देखिए धर्मेंद्र मलिक जी, मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, फिर ये दिखाने को हो जाएगा कि देखो मैंने सरकार को बाध्य कर दिया, मैंने सरकार को नीचे दिखा दिया। तो ये बात है, तो मैं सोनकर जी से पूछ लेता हूं। सोनकर जी, किसान अगर बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क में किसान को ही बड़ा होना चाहिए। तो अगर यही ईगो फंसी हुई है तो सरकार को इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। किसानों का बाहर बैठना सड़कों पे, 3 मौसम निकल गए गुजर गए, ये अच्छी बात नहीं है। विनोद सोनकर जी, अगर आप ऑडियो से ही, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो ऑडियो से ही बात बोलिए। चलिए विनोद सोनकर जी, फोन उठा लीजिए और बोलिए जी। प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही आवाज आ रही है, बोलिए जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं देश के किसानों को धन्यवाद दूंगा कि जो लोग खलिहान नहीं समझते थे, जो लोग खेती बाड़ी के काका काका नहीं जानते थे, आज वो भी किसान नेता बनने का उनको सौभाग्य इस 10 महीने के किसान आंदोलन ने दिया है। जी। रही बात, जब मैं बहुत देर से जुड़ा, मैं प्रयास कर रहा था। कोई बात नहीं। जिस तरह से साधना जी कह रही थी कि ये सरकार सुन नहीं रही है, यह सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है। लेकिन अगर साधना जी ये समझती हैं कि जैसे इनके एक नेता ने देश के प्रधानमंत्री जी से बिल निकाल हाथ से छीन के फाड़ दिया और लोकतंत्र का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, तो इस यहाँ पे ये चलने वाला नहीं है। पहली बात समझ लें। दूसरी बात, किसान से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के पीछे पिछले 10 महीने में चाहे इनके सिंधु बॉर्डर पे किस तरह के नारे लगे, कौन कौन लोग थे वो देखिए, किस तरह से तिरंगा का अपमान किया गया ये देखिए। उसके बाद मुजफ्फरपुर की रैली में 11 बार की बात ही क्यों करी आपने सोनकर जी? नहीं, फिर मुजफ्फर फिर उन लोगों को बुला के बात क्यों कर रहे थे अगर वो देश विरोधी थे? आपके कहने से देश विरोधी हो जाते हैं। आपकी सरकार बुला के बात करती है और आप किसानों को जी बिल्कुल आपको मौका देंगे,
पूरा मौका दूंगा। आप जैसे इतने प्रतिष्ठित चैनल पे जी बोलिए, इस तरह का ये मछली बाजार बनाना स्वाभाविक शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल, मैंने पूरी बात सुनी है भी भाषा की मर्यादा और मैं आशा करता हूँ कि डिबेट को ऊंचाई पे ले जाने के लिए जी और निश्चित रूप से इस बात को सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल साहब बोलिए। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में इनके रैली में जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह के नारे लगे, उसमें देश में देखा है। रही बात, नारा लगा लगातार कहा जा रहा है कि ये काले कानून है, लगातार ये कहा जा रहा है कि यह कानून काला है, लेकिन सरकार लगातार पूछ रही है। नारा लगा, अरे वो नारा भी बोल दो एक बार, कौन सा नारा लगा? नहीं, वो देश भी जानता है, बोल दो, देश ने देखा भी है। बहुत इजी गोइंग है, बोलिए नारा भी बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि किसान के रूप में आप नारा बोलिए, भोले भाले किसानों को भड़का के, प्रतिबंधित नारा लगा। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि आपको शोभा नहीं देता। केवल आप पिछले 10 महीने से जिस तरह से पूरे देश में हो हल्ला मचा रहे हैं, हम इस तरह डिबेट में भी हो हल्ला मचा के 10 महीने से नहीं है। किसानों की बात हर सरकार को विरोध किया है, हर सरकार का विरोध किया है, पिछले 37 साल से वो हल्ला मचाते हैं। किसान विरोध नहीं कर रहा है, विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, 37 साल से धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आ रहा हूँ जमाई में, अभी मैं आ रहा हूँ। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं बताता हूँ कौन सा नारा लगा, पूर्व में नारा कौन सा लगा जो बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगा। नारा नहीं लगा है, मैं बताता हूँ कौन सा नारा, वो शायद विनोद सोनकर जी नहीं बता पाए। रुकिए साधना जी रुकिए, वो नहीं बता पाए धर्मेंद्र मलिक जी, लेकिन मैं बताता हूं। नहीं, हम बताना नहीं चाहते। हाँ प्रतीक जी, क्यों? प्रतीक जी, बिल्कुल मर्यादा नहीं चाहते। जो बातें राष्ट्र विरोधी हो, जी, जो बातें किसान विरोधी हो, उन बातों को वो बातें राष्ट्र विरोधी हो, बताइए। धर्मेंद्र मलिक जी, देश के प्रधानमंत्री को यह कहना, उसकी दुर्घटना के लिए उसके अपयश की बात कहना, ये क्या सुशोभित, ये बढ़िया बात है क्या? वो चाहते हैं मैं तो बहुत मर्यादित भाषा बोलता हूँ, बहुत मर्यादित भाषा बोलता हूँ। मैं रोकना चाहता हूँ सोनकर जी, मैं रोकना चाहता हूँ, लेकिन मर्यादा के साथ मैं उस शब्द का मैं खुद नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस डिबेट में इस तरह की डिबेट करता नहीं हूँ। लेकिन इसी आंदोलन में प्रतीक जी मैं बोलता हूँ, मोदी जी को क्या कहा गया? जी बोलिए, बताइए शिवम, मैं बोलता हूँ ना क्या कहा गया, बताइए। मैं बोलता हूँ ना, इस देश के प्रधानमंत्री जो 7 साल से और पिछले 22 साल से 24 घंटे काम करते हैं, उनको इस देश में बैठकर दिल्ली में कहा गया, हाय मोदी मर जा तू। एक प्रधानमंत्री के लिए यह भाषा इसी देश में खड़े होकर जी साधना, ये गलत है, ये गलत है, पाकिस्तान का समर्थन किया गया। ये गलत है, कितने शानदार नारे हैं भाई, ये गलत है, और ये शोभा नहीं देता। नहीं चुप ना, क्यों साधना चुप हो जाओ, साधना क्यों चुप हो जाओ? ये बात गलत है तो गलत है। और धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि बताइए कौन सा नारा था, तो इसलिए बताया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के प्रयागराज में एक रैली की, जहां अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस को सड़ा हुआ नाला बताया गया, तो टीएमसी को समंदर। इसके साथ ही मुखपत्र में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि बीजेपी को रोकने में राहुल गांधी की पार्टी विफल रही है।
दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहकारिता आंदोलन की अहम भूमिका होगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच पार्टी नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से दोस्ती करने की सलाह दे दी। अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है। तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहाँ खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें? क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है? उनकी इस सलाह पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया। किसी भी आतंकी संगठन के बारे में बोलने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर जो उपद्रव, जो तांडव, जो खूनी खेल आतंकी संगठनों ने खेला है उस पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की जांच शुरू करते हुए सीबीआई की एक टीम प्रयागराज में बागंबरी मठ में गई। खबर है कि जांच एजेंसी इस मामले में जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। वहीं भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस मामले की गुप्त जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के साले को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोवा में हुई छापेमारी के दौरान चरस के साथ पकड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई। अर्जुन रामपाल के साले इससे पहले भी 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के करगिल में दूरदर्शन के नए केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के हाई पावर ट्रांसमीटर्स भी लगाए गए, जिससे करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सिग्नल मिलेगा। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सीएम बदलने की अटकलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही पार्टी हाईकमान का फैसला छत्तीसगढ़ पर आ सकता है। छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है। तो हाईकमान बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के इस बयान के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी ली। कहीं इतनी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति मुख्यमंत्री के नाम से हो और लोग इंतजार कर रहे हैं, अधिकारी खाली बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों को पनाह और समर्थन देना पाकिस्तान की नीति है। Supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के प्रयागराज में एक रैली की, जहां अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस को सड़ा हुआ नाला बताया गया, तो टीएमसी को समंदर। इसके साथ ही मुखपत्र में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि बीजेपी को रोकने में राहुल गांधी की पार्टी विफल रही है। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहकारिता आंदोलन की अहम भूमिका होगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच पार्टी नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से दोस्ती करने की सलाह दे दी। अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहाँ खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें, क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है। उनकी इस सलाह पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया। किसी भी आतंकी संगठन के बारे में बोलने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर जो उपद्रव, जो तांडव, जो खूनी खेल आतंकी संगठनों ने खेला है उस पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की जांच शुरू करते हुए बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिलीप घोष और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी तो घोष ने उपचुनाव रद्द कराने की मांग की। कृषि सुधार कानून पर किसानों के भारत बंद के दौरान कई जगह लगा जैम, लोगों की हुई परेशानी। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के शास्त्री भवन से एक केंद्रीय राज्य मंत्री के सरकारी कार हुई चोरी। कार में संसद भवन और शास्त्री भवन का लगा स्टिकर। पुलिस को कार के दुरुपयोग की आशंका। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सीएम बदलने की अटकलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही पार्टी हाईकमान का फैसला छत्तीसगढ़ पर आ सकता है। छोटा निर्णय नहीं होता है ये सब, बड़ा निर्णय है तो हाईकमान बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के इस बयान के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी ली। कहीं इतनी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति मुख्यमंत्री के नाम से हो और लोग इंतजार कर रहे हैं, अधिकारी खाली बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों को पनाह और समर्थन देना पाकिस्तान की नीति है। Supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के प्रयागराज में एक रैली की, जहां अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस को सड़ा हुआ नाला बताया गया तो टीएमसी को समंदर। इसके साथ ही मुखपत्र में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि बीजेपी को रोकने में राहुल गांधी की पार्टी विफल रही है। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहकारिता आंदोलन की अहम भूमिका होगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच पार्टी नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से दोस्ती करने की सलाह दे दी। अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहाँ खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें, क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है। उनकी इस सलाह पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया। किसी भी आतंकी संगठन के बारे में बोलने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर जो उपद्रव, जो तांडव, जो खूनी खेल आतंकी संगठनों ने खेला है उस पर ध्यान देना चाहिए।
पंजाब के आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की जांच शुरू करते हुए सीबीआई की एक टीम प्रयागराज में बागंबरी मठ में गई। खबर है कि जांच एजेंसी इस मामले में जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। वहीं भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस मामले की गुप्त जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अर्जुन रामपाल की साले को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोवा में हुई छापेमारी के दौरान चरस के साथ पकड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई। अर्जुन रामपाल की साले इससे पहले भी 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के करगिल में दूरदर्शन के नए केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के हाई पावर ट्रांसमीटर्स भी लगाए गए, जिससे करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सिग्नल मिलेगा। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सीएम बदलने की अटकलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही पार्टी हाईकमान का फैसला छत्तीसगढ़ पर आ सकता है। छोटा निर्णय नहीं होता है ये सब, बड़ा निर्णय है तो हाईकमान बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के इस बयान के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी ली। कहीं इतनी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति मुख्यमंत्री के नाम से हो और लोग इंतजार कर रहे हैं, अधिकारी खाली बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों को पनाह और समर्थन देना पाकिस्तान की नीति है। Supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के प्रयागराज में एक रैली की, जहां अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और अब सवाल की बारी। न्यूज 18 के क्यू हैंडल पे आज हमने सवाल पूछा कि अहिंसक आंदोलन के नाम पर किसानों के रास्ते रोकना क्या सत्याग्रह है? जवाब आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी और अपने सुझाव के लिए न्यूज 18 के क्यू हैंडल को फॉलो कीजिए। आज बातचीत का सिलसिला यहीं, लेकिन कल होगी मुलाकात। अब है आर पार का वक्त। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट आर पार। कृषि सुधार कानून के विरोध में आज राकेश टिकैत के संगठक ने भारत बंद का ऐलान किया था। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक आम लोग त्राहिमाम